नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश की, संसद में घिरी मोदी सरकार की, देखेंगे राहुल को घेरने की बीजेपी की कोशिश कैसे हुई नाकाम, हाईकोर्ट जज के नाम पर क्यों मचा बवाल, जानेंगे भारत पर टैरिफ लगाकर कैसे घिरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 31 अगस्त को चीन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा, गलवान में झड़प के बाद पहला दौरा। दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार से सवाल, महिला अफसरों को सेना में परमानेंट जॉब क्यों नहीं, सीडीएस एग्जाम में महिलाओं से सिर्फ ओटीए में आवेदन मांगे। सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान, बोले 11 अगस्त से मेरी अदालत में अर्जेंट सुनवाई नहीं, सीनियर वकीलों को मनाही, जूनियर वकील दाखिल कर सकते हैं अर्जी। शेयर बाजार में गिरावट, 166 अंकों की गिरावट के साथ 80,543 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 75 अंकों की गिरावट के साथ 24,574 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है। आयोग से हलफनामा मांगा है, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी सूची देने को कहा गया है। तो क्यों कोर्ट हुआ चुनाव आयोग पर सख्त, देखिए रिपोर्ट। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। विपक्ष तो पहले से ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग पर सवाल दागे हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा। एसआईआर के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65,60,000 मतदाताओं के नाम हट गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग उन 65 लाख मतदाताओं की विधानसभा क्षेत्र और बूथवार सूची प्रकाशित करे जिनके नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक मामले में नाम हटाने के कारणों का खुलासा किया जाए। संगठन का आरोप है कि चुनाव आयोग ने यह साफ नहीं किया है कि हटाए गए 65 लाख मतदाता कौन है, और ये भी नहीं बताया कि क्या इन मतदाताओं की जान जा चुकी है या राज्य से बाहर चले गए हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव भी ये मांग कर चुके हैं कि वोटर लिस्ट बूथ वाइज आए ताकि मिलान किया जा सके। ईसीआई के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 38 जिलों से 65,60,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किए गए। एसआईआर के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 9 अगस्त तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी किया है कि क्या 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची को राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था या नहीं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। ऐसे में सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के साथ संसद भी गरमाई हुई है। संसद में विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने संसद में इसे लेकर प्रदर्शन किया तो इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखे सवाल पूछे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस प्रदर्शन में आप भी शामिल हुई, जो इंडिया गठबंधन से किनारा कर चुकी है। विपक्षी पार्टियां बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा पर संसद में चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष ने भी ठान लिया है कि वो शांत नहीं बैठेगा। ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विपक्ष की एकजुटता देखने को मिली, क्योंकि इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हुई। वहीं कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से इनकार करती है तो इसे ऐसा माना जाएगा कि वो लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर चर्चा बेहद जरूरी है ताकि हर भारतीय नागरिक के मतदान के अधिकारों की रक्षा की जा सके। किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे हैं, दलित के कट रहे हैं, आदिवासियों के कट रहे हैं, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूँगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। और एक बात मैं लास्ट में ये कहूँगा कि हमारी ये मांग है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, इसको चर्चा में आप सभी सरकार हमको देना चाहिए और हम चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारी मांग है, सब मिल के लड़ रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि ये मुद्दे पे सभी अपोजिशन पार्टी के लोग एक हैं, लेकिन सरकार अलग है,
वो मान रही नहीं। हम मनवाएंगे। इसके अलावा एसआईआर पर संसद सत्र के 13वें दिन भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार एसआईआर का विरोध करते हुए कहा कि ये एसआईआर नहीं बल्कि सामूहिक विलोपन कार्यक्रम है। वहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कहा कि हम चर्चा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस विषय पर चर्चा कराने से डर रहे हैं। वोट चोरी करके जीत नहीं पाओगे। एसआईआर के मुद्दे पर मोदी सरकार मुश्किल में दिख रही है तो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में भी वो फेल हो रही है। 3 दिन में कोर्ट से राहुल गांधी को अलग अलग मामलों में राहत मिली है। राहुल गांधी की झारखंड के चाईबासा कोर्ट में पेशी थी, तो क्या है पूरा मामला और क्या रहा कोर्ट का फैसला, देखिए रिपोर्ट। एक हफ्ते के अंदर ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अदालत से दोहरी राहत मिली है। हाल ही में सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी थी और अब झारखंड के चाईबासा जिले की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। ये मामला कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का था। सुनवाई के लिए राहुल गांधी सुबह 11 बजे स्पेशल जज सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष पेश हुए और जमानत मिलने के बाद कोर्ट से निकल गए। उनकी जमानत जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह और जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने दी, जबकि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहचानकर्ता के रूप में मौजूद रहे। दरअसल ये पूरा मामला 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, जिसे बाद में विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। राहुल की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस जमानत को न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, लेकिन सवाल जज की नियुक्ति पर उठ गए हैं। बंबई हाईकोर्ट की जज के रूप में आरती साठे की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से की गई है, लेकिन साठे की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला जिससे विपक्ष की बढ़ गई है चिंता, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के तहत वकील आरती साठे की बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की है। उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरती साठे की बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर जस्टिस की नियुक्ति का ऐलान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को किया, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी हैं, साथ ही अहम पदों पर तैनात भी थी। अब उनकी नियुक्ति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। बता दें कि आरती अरुण साठे फरवरी 2023 में महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता नियुक्त की गई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब जज की आसंदी पर साठे बैठेंगी तो क्या पार्टी की विचारधारा से मुक्त रह पाएंगी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने आरती साठे की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि साठे सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़ी है और पार्टी की प्रवक्ता है। रोहित पवार ने आगे कहा कि सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल की वकालत करने वाले व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। विपक्ष का कहना है कि न्यायपालिका जैसे संस्थान में राजनीतिक बैकग्राउंड वालों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अब आरती साठे की नियुक्ति को कैंसिल करने की मांग उठने लगी है। आरती साठे की बीजेपी से करीबी विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा रही है, तो चिंता इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के फैसले ने भी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट तो हाईकोर्ट जज के फैसले से इतना नाराज हो गया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बड़ी डिमांड ही कर डाली। तो क्यों हाईकोर्ट जज से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के क्रिमिनल लॉ की आधी अधूरी समझ और गलत एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठाए। दरअसल मामला एक कारोबारी शिखर केमिकल्स का था। 52 लाख रुपए की थ्रेड सप्लाई की गई थी, जिसमें 47 लाख का भुगतान हुआ था। बचे हुए पैसे को लेकर आपूर्तिकर्ता ने आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। याचिकाकर्ता कंपनी ने हाईकोर्ट में इस आपराधिक केस को रद्द कराने की मांग की थी। इसी केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस प्रशांत कुमार ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सिविल केस में देर लगती है, इसलिए क्रिमिनल केस के जरिए पैसा वसूला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज जस्टिस प्रशांत कुमार के इस फैसले पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा,
हमें ये देखकर झटका लगा है कि हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल केस में देर होने की वजह से क्रिमिनल मुकदमा जारी रखा जाए। ये सोच न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा गया कि ये केस किसी और जज को सौंपा जाए। साथ ही ये भी कहा कि जब तक जस्टिस प्रशांत कुमार सेवा में हैं, उन्हें कोई भी आपराधिक मामला न सौंपा जाए। अगर भविष्य में उन्हें सिंगल बेंच में बैठाया जाए तब भी क्रिमिनल मामलों से दूर रखा जाए। साथ ही जस्टिस कुमार अब केवल सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में ही बैठ सकेंगे। ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पहले भी सवालों में रहे हैं। एक जज के खिलाफ तो महाभियोग का नोटिस तक विपक्ष के सांसदों ने दिया था। तो सवालों में भारत और अमेरिका के संबंध भी दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जब ट्रंप से सवाल किया गया तो क्या जवाब दिया ट्रंप ने, देखेंगे रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों और उनके बयानों ने भारत अमेरिका के संबंधों में काफी तनाव पैदा कर दिया है। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के एक तरफा फैसलों पर अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो देश हित में कोई भी जरूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो सवाल उन पर उठ रहे हैं वो उनका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारत के दावों पर जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका रूस से केमिकल और खाद आयात करता है, तो ट्रंप का कहना था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया उसे देखकर माना जा रहा है कि अब ट्रंप खुद ही फंस गए हैं। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से व्यापार कर उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फंड दे रहा है और इसी वजह से उन्होंने भारत पर पहले तो 25% टैरिफ लगाया। इसके बावजूद जब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, रूस से अपने संबंध नहीं तोड़े, तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी, जिस पर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहली बार ट्रंप के फैसले की निंदा करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, खाद और केमिकल्स मंगवा रहा है, जिस पर ट्रंप खामोश हैं। लेकिन टैरिफ बढ़ाने को लेकर उनके रुख में फिलहाल कोई बदलाव नजर नहीं आया है। खबर आ रही है कि ट्रंप भारतीय समय के मुताबिक देर रात 2 बजे वॉशिंगटन में भारत पर नए टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस बीच यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने जरूर उन्हें चेताया है कि वो चीन जैसे दुश्मन देश को छूट ना दें और भारत जैसे सहयोगी से रिश्ते ना बिगाड़ें। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ट्रंप अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी में आई आपदा की। उत्तराखंड में मानसून कहर बरपा है। उत्तरकाशी के धराली गांव में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई हुई है। पूरा का पूरा एक गांव मलबे में बह गया, जिसमें सेना के जवानों के साथ ही कई लोगों के लापता होने की खबर भी है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। तो क्या है उत्तराखंड में मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश भारी तबाही लेकर आई है। हिमालय की दरार पर बसे धराली गांव में अचानक बादल फटने से आफत आ गई है। खीरगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। कई जगह लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई। पूरा एक गांव मलबे में बह गया है। धराली गांव के बाजार, मकान, होटल सब बह गए। मलबे ने महज 34 सेकंड में ही गांव के 50 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। घर के पेड़ तक इसकी चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मलबे में 11 जवानों समेत 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी समेत सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 150 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी तक 2 लोगों की बॉडी मिली है। इसके साथ ही आपदा में जान जाने वालों की संख्या 6 हो गई है। बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इसी सिलसिले पर फोन पर बात की, जिसके बाद सीएम धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। इसके अलावा ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे प्रभावित है, इसलिए रेस्क्यू टीम को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़क धंसने से सड़कें जाम होने के कारण भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अस्थायी पुल बनाया गया है। राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए और भी सेना की टीमें, खोजी कुत्ते, ड्रोन और खुदाई करने वाली मशीनें भेजी गई हैं। आपको बता दें कि धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे थे। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया और अब इस घटना ने वहां रह रही कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।